हमारी जान पत्रिका, हमारी जान राजस्थान पत्रिका, हमारी जान पत्रिका, हमारी जान राजस्थान पत्रिका, हमारी जान हमारी जान पत्रिका, हमारी जान राजस्थान पत्रिका, हमारी जान पत्रिका, हमारी जान राजस्थान पत्रिका, हमारी जान हमारी जान पत्रिका, हमारी जान राजस्थान पत्रिका, हमारी जान पत्रिका, हमारी जान राजस्थान पत्रिका, हमारी जान हमारी जान पत्रिका, हमारी जान राजस्थान पत्रिका, हमारी जान पत्रिका, हमारी जान राजस्थान पत्रिका, हमारी जान हमारी जान पत्रिका, हमारी जान राजस्थान पत्रिका, हमारी जान पत्रिका, हमारी जान राजस्थान पत्रिका, हमारी जान मैं प्रहलाद सिंह पटेल जी की बात कर रहा हूं। स्वागत है प्रहलाद जी आपका पत्रिका कीनोट सैलून में। हम आपको बता दें कि इसमें हम प्रहलाद जी से पूरे जो इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री को लेकर के जिस तरह का अभी जो माहौल है उस पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी गिरिराज शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे इस पूरे कन्वर्सेशन में, और वो भी कुछ सवाल करेंगे। तो इसमें हम सवाल की शुरुआत करें उससे पहले हम एक ही चीज समझना चाहते हैं कि आखिर अभी जो माहौल है, जो देश में स्थितियां बनी हुई हैं लॉकडाउन की वजह से, पूरी इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री कहीं ना कहीं मुश्किल के हालात से गुजर रही है। सरकार उसको किस तरह से देख रही है? मुझे लगता है कि हम इसको टुकड़ों में नहीं देख सकते, पूरी दुनिया संकट में है। टूरिज्म मिनिस्ट्री का जहां तक सवाल है, सरकार और टूरिज्म मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय दोनों स्पष्ट है। हम खुली आंख से देख रहे हैं, परिस्थितियों को समझ रहे हैं। मैं जिम्मेदारी के साथ कहूंगा कि टूरिज्म, जो पर्यटन मंत्रालय के स्टेक होल्डर्स हैं, उनने सबसे पहले अपना कारोबार बंद किया और शायद सबसे बाद में ही हम शुरू कर पाएंगे, क्योंकि स्टेक होल्डर इसमें पर्यटक भी है, स्टेक होल्डर होटलियर भी है, टूर एंड ट्रेवल्स वाला है। जहां तक सवाल, हम जब कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन के पॉइंट्स होते हैं। अगर वो उनमें से कोई भी संक्रमित है तो आप मानकर चलिए कि बाहर कनेक्टिविटी नहीं हो सकती है, और इसलिए ये अनेक सवाल हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन मैं आश्वस्त हूं, मैं भविष्य के बारे में जो सकारात्मकता इन दिनों में आई है, एक तरफ महामारी का संकट है, उसकी चुनौतियां हैं, उसके प्रति सरकार की सजगता है, लेकिन कुछ बातें उसमें कुछ उभर कर आए हैं, जो नई बातें हैं, जो शायद हमको सबको देखनी पड़ेंगी, और मैं तो उसको सकारात्मक तरीके से देखता हूँ। नंबर एक, कि भारत के प्रधानमंत्री का जो नेतृत्व है, उसके प्रति जनता का भरोसा और उनकी प्रतिष्ठा और उनके प्रति दुनिया में विश्वास का बढ़ना, जो एक समय लोग करते हैं कोशिश, ये बगैर कोशिश के इस ऑपरेशन के साथ में निकला हुआ परिणाम है। दूसरी बात मुझे लगती है कि जिस प्रकार से भारत की जनता ने अपने संयम की दम पर, लॉकडाउन की दम पर, आबादी के घनत्व की तुलना में कमतर से कमतर स्वास्थ्य सुविधाओं के बावजूद भी अंकुश बनाकर रखा, ये भारतीय जीवन शैली की सफलता है। उसका प्रति मान बढ़ना और उसके प्रति विश्वास बढ़ना, ये दूसरी सकारात्मकता मैं देखता हूँ। तीसरी बात आती है कि हम जब वेलनेस टूरिज्म की बात करते हैं, लोग आते थे, इसको इनकार नहीं कर सकता, भारत उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। लेकिन इस दौरान
हमारी जो परंपरागत भारतीय चिकित्सा पद्धति है उसके प्रति जो लोगों का मान बढ़ा है, जो साख बढ़ी, और उसका एक अच्छा उदाहरण ये है कि देश के भीतर जो विदेशी पर्यटक फंसे थे, अमेरिका जैसे समृद्ध देश के लोगों में से 800 में से 10 लोगों ने वापस जाने की जाहिर की थी, बाकी सारे लोग यही पर है। अगर हम अपन स्मरण करें तो वो इटालियन ग्रुप की आप बात सोचिए, उसमें से 18 में से 17 लोग ठीक हो गए, एक दुर्भाग्य से किसी अन्य बीमारी की चपेट में आने के कारण वो नहीं रहे, लेकिन उन्हें जाने की इच्छा प्रकट नहीं की। ये हमारी चिकित्सा पद्धति, हमारी जीवन शैली, हमारे नेतृत्व के प्रति जो सकारात्मक भाव है, ये मुझे संभावना देता है। देखिए, आपदा है, महामारी का संकट है, सामान्य परिस्थितियां बनने के बावजूद ही ये सब शुरू होगा। लेकिन आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, केदारनाथ जी के कपाट खुले हैं, आज खोल दिए गए हैं, 10-15 दिन बाद बद्रीनाथ जी के कपाट खुलेंगे। हम अगर डोमेस्टिक टूरिज्म की बात करें तो हमारे डोमेस्टिक टूरिज्म का अगर कोई सबसे बड़ा बेल्ट है तो यही हमारे चारों धाम है। नॉर्थ ईस्ट इस पूरी परिस्थिति में एक सेफ जोन के रूप में उभर कर सामने आया है। अगर हम जलवायु की बात करें तो हमारे यहाँ गर्मी है, लेकिन वहाँ हल्की वर्षा शुरू हो गई है। अगर हम डोमेस्टिक टूरिज्म की संभावनाओं को देखते हैं तो मैं इनको एक बेहतर स्थान के रूप में देखता हूँ। जी बिल्कुल सही बात आपने कही कि हम डोमेस्टिक टूरिज्म की तरफ बढ़ने की हमें जरूरत है। लेकिन एक अगर मैं बात करूं कि जो अगर मैं आंकड़े जो आ रहे हैं, केपीएमजी ने भी अपनी रिपोर्ट दी है, उसने कहा है कि जो पूरा इतना बड़ा कारोबार है, हम करीब 13% की हिस्सेदारी है उसकी इस बात के लिए कि देश में रोजगार देने में, तो वो सारे लोग अभी कहीं ना कहीं बेरोजगार हैं। होटल इंडस्ट्री पूरी तरह से लॉकडाउन के कारण बंद है। तो अब जब ये शुरू होगी, जो आप बात कर रहे थे कि सबसे पहले बंद हुए और सबसे बाद में शुरू हो पाएंगे, तो इनको शुरू होने तक कैसे ये सर्वाइबिलिटी का जो संकट है, भाई मार्च से लॉकडाउन हुए हैं और कब ये खुलेंगे ये अभी कोई नहीं जानता है, तो इस बीच का ये टेन्योर कैसे क्रॉस करेंगे, इसको लेके क्या कोई रणनीति या पॉलिसी पे बात हो रही है? नहीं, सरकार ने, उसमें आरबीआई ने, वो वित्त मंत्रालय ने, दोनों ने अपनी योजनाएं बाकायदा घोषित की है 3 महीने के लिए। 3 महीने के लिए इंडस्ट्री की मांग अलग अलग राज्यों में अलग अलग किस्म से है, यूनिवर्सल नहीं है। कोई 1 साल कह रहा है, कोई 6 महीने कह रहा है। सरकार ने 3 महीने तक की छूट आरबीआई ने भी दी है और सरकार ने भी दी है। तो मुझे लगता है उनके आर्थिक संकटों को, किसी ने लोन ले रखा है, किसी को किस्त पटानी है, फिर एस्टेब्लिशमेंट का खर्चा है। लेकिन जैसे बहुत सारे होटल्स को हमने डॉक्टर्स को रुकने के लिए लिया, तो मुझे लगता है कि एक चीज अगर हम दूसरा पक्ष में इसमें जो सकारात्मक देखता हूँ, मैंने जो हिमालयन स्टेट्स के मिनिस्टर्स से बात की है, उन्हें बड़ी अच्छी बात कही कि हमने अपने स्टाफ को, होटल के स्टाफ को कोरोना की ट्रेनिंग देकर हम फ्री हो गए हैं। क्योंकि हमको लग रहा था कि यदि कोई परिस्थिति हमारे पास तो बहुत बड़े अस्पताल और बेड्स है नहीं, तो हमने होटल्स को इस बात के लिए तैयार कर लिया। ये भविष्य की सबसे बड़ी जरूरत होगी, ये बात आप तय मानकर चलिए कि अब कोई भी होटल में घुसने के पहले, जैसे एक समय कभी बंबई ब्लास्ट के पहले कभी भी स्कैनर नहीं लगते थे होटल के बाहर, लेकिन उसके बाद में पूरे देश में स्कैनर लगे। आज मुझे लगता है कि हमें ये तय करना पड़ेगा कि अगर वेलनेस टूरिज्म की बात आती है, लोग बड़ी संख्या में आएंगे तो अस्पतालों में तो नहीं है, या जो हमारे प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र है वहां पर बेड्स नहीं होंगे, लोग रहना पसंद करेंगे शायद होटल में, और अब वो इलाज कराना या जो भी वो करने जाएंगे वहां। ऐसी स्थिति में हमको इन ट्रेनिंग से भी गुजरना पड़ेगा। इन कठिनाइयों के बारे में लगातार स्टेक होल्डर से बात हो रही है। मेरी स्वयं की 2 बैठकें उनके साथ में हुई है और हमने उसका एक बाकायदा टास्क फोर्स बनाया है। खुशी इस बात की है कि इतने बड़े आर्थिक नुकसान के बावजूद भी उनका सोच सकारात्मक है और वो मान रहे हैं कि नहीं, सरकार हमारी तरफ ध्यान दे रही है। लेकिन अगर ये 17 लाख करोड़ का कारोबार है सालाना, इसका कहीं ना कहीं एक जीडीपी पे इम्पैक्ट आएगा। भाई ये बात ठीक है कि पूरा ओवरऑल की बात की जाए तो नुकसान तो बड़ा है देश या दुनिया में सब जगह, लेकिन हम अगर अभी सिर्फ टूरिज्म की बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पैकेज या चीजें अनाउंस हुई हैं वो ओवरऑल में अनाउंस हुई है। टूरिज्म इंडस्ट्री लगातार, आपके अधिकारी भी बात कर रहे हैं, पिछले 2 मीटिंगों में उन्होंने मुलाकात भी की है, आप भी बात करो, तो वही कि उनकी डिमांड किस तरह की आ रही है और किस तरह की सरकार रियायतों के बारे में सोच रही है। कल आपने नई पॉलिसी के साथ बात चल रही है कि नई पॉलिसी को लेकर आपने बैठक भी की है कि नई टूरिज्म पॉलिसी आनी चाहिए सरकार की। देखिए, मुझे लगता है ये उपयुक्त समय नहीं है। उन्होंने जो डिमांड्स की हैं उसको मैंने कहा ना कि वित्त मंत्रालय ने भी एड्रेस किया है। उनकी जो मूल डिमांड थी कि भाई अगर हमने लोन दिया है तो हमारी किस्त कैसे पटेगी, तो हमको ये इसमें रिबेट चाहिए, और हम पर टैक्सेशन की बातें हैं तो वो हमको मिलनी चाहिए।
अभी 3 महीने का सरकार ने ऐलान किया है। कुछ लोग, कुछ राज्य कहते हैं कि हमें 6 महीने मिलना चाहिए, कोई कह रहा हमें साल भर मिलना चाहिए। ये ऐसे इश्यूज हैं जो लगातार चर्चा में रहेंगे और उसके बाद में चीजें सेटल होती जाएंगी। उनको हाँ और ना में जवाब देना मुझे लगता है कि आज का समय उपयुक्त नहीं है। और जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, मैं टूरिज्म मिनिस्ट्री को लेकर ओवरऑल इंडस्ट्री के रूप में नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने ही स्टेक होल्डर की बात कर रहा हूँ। लेकिन मेरा स्टेक होल्डर मेरे साथ में है, लेकिन वो वाणिज्य मंत्रालय से भी उसके रिलेशन जरूरतें हैं, उसकी फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी है, उसकी बाकी अन्य जगह पर भी है। तो उसकी मल्टीपल मिनिस्ट्री से प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हमारी तरफ से कम्युनिकेशन जो है वो प्रॉपर कम्युनिकेशन है और स्टेक होल्डर हमारे बीच में संवादहीनता नहीं है। ये सबसे बड़ी बात। संवादहीनता नहीं है, ये अच्छी चीज है कि कम से कम स्टेक होल्डर और सरकार के बीच में बराबर संवाद बना हुआ है। एक फिर भी एक लोगों के दिमाग में होता है कि जैसे एक सीधा सवाल ये था कि आज 4 धाम के पट खुलना शुरू हो गए, केदारनाथ के पट खुल गए, लेकिन दर्शन करने को कब मिलेंगे? तो इसको लेकर के क्या रणनीति है कि कब तक दर्शन करना आम आदमी शुरू, आम पर्यटक पहुंच पाएगा वहां तक? आज तो मैं सिर्फ केदारनाथ जी से, देवादिदेव भगवान महादेव से प्रार्थना करूंगा कि कोरोना के इस फेज से हम निकले तो जल्दी दर्शन करेंगे। बस जवाब यही हो सकता है। मुझे लगता है कि इस पर अटकलें लगाई भी नहीं जानी चाहिए। मैं बल्कि विनती करूंगा आपके माध्यम से कि अभी भी, चाहे हमारी राज्य सरकार हो, चाहे हमारे जिले के अधिकारी हो, चाहे भारत सरकार के नियम, जो फैसला करें, हमें आज भी उतने ही शालीनता और संयम के साथ अक्षरशः उसका पालन करना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां राज्यों में अलग अलग है। एक तरफ मैं जो सकारात्मकता की बात कर रहा हूं, मैं उसको भगवान का ही आभार व्यक्त करूंगा कि वो स्थान सुरक्षित है। लेकिन हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि अब जैसे राजस्थान है, अब राजस्थान तो टूरिस्ट के लिए बड़ा रुचिकर प्रदेश रहा है, लेकिन जो परिस्थिति है वो सब पता है, सबको पता है। और इसलिए मुझे लगता है कि इसको टुकड़ों में हम विचार नहीं कर सकते, बल्कि हम ये जरूर ध्यान में रखें, इस फेज के निकले बगैर टूरिज्म पर चर्चा करना मुझे लगता है बेईमानी होगी। बिल्कुल सही बात है, इस फेज से निकले बगैर। लेकिन एक बड़ी दिक्कत ये है कि पूरा देश जो लॉकडाउन है, वो हर आदमी ये सोच रहा है कि जिस दिन लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद सबके अपने अपने प्लान बन रहे हैं कि टूरिज्म कंपनियां भी ऑफर कर रही हैं कि आप अपनी चीजें प्री बुक करके चलिए, आप हमें सजेस्ट करिए कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं सबके मन में एक ये तो है ही कि वो जो लॉकडाउन में है वो कब निकले। जैसे अगर मैं कहूँ कि इंडस्ट्री के जो अपने एनालिसिस आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि टूरिज्म इंडस्ट्री जो डोमेस्टिक है वो खड़े होते होते जनवरी 2021 से पहले इसमें एक शुरुआत नहीं हो पाएगी उस तरह से। तो जो ये आशंकाएं हैं कि टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए, जो खासकर डोमेस्टिक, इंटरनेशनल का तो अभी कोई टाइम लिमिट ही नहीं बन रहा है कि कब हम वापस कर पाएंगे, लेकिन डोमेस्टिक भी अगर खड़े होते होते 2021 तक जाएगी, तो बीच में जो ब्रीदिंग स्पेस है वो उनको कैसे मिलेगा? मुझे लगता है कि जो लोग ये अनुमान लगा रहे हैं, या तो वो जल्दबाजी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं आपके प्रश्न से सहमत हूँ, आपने प्रश्न बहुत जोरदार किया है, और जो हम लोग बैठे थे वो उसी बात के लिए बैठे थे कि जो सेफ जोन्स हैं उनके रोड हम अपने उस पर डाल सकते हैं क्या, इवन टूरिज्म मिनिस्ट्री और हमारे स्टेक होल्डर्स से मिलकर। जो हमारी परसों की जो बैठक थी उसकी प्रारंभिक चर्चाएं यही थी, क्या हम, क्योंकि अब कोई कम्युनिटी ट्रांसपोर्ट तो यूज नहीं करेगा, आप मान कर चलिए, तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग की गुंजाइश कम है। इसके बाद के विकल्पों पर क्या हम विचार कर सकते हैं? मैंने राज्य के पर्यटन मंत्रियों को पत्र भी लिखा है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपके पास में कोई गाड़ी है तो आप उसको सैनिटाइज करोगे, जहां जाओगे कर लोगे, और उसके बाद में आप इस बात के लिए आश्वस्त रहोगे कि नहीं, मैं जो चल रहा हूँ मैं सेफ चल रहा हूँ। अब आपको जहां जाके रुकना है, तो अगर आपके पास में रोड हो और आपके पास में नक्शे में ये हो कि ये सेफ जोन है, और वो कौन करेगा? अगर कोई टूरिस्ट कहेगा तो कोई मानेगा नहीं, और हो सकता है कि टूरिस्ट कहे और कोई राज्य सरकार आपको रोक दे। और इसलिए मुझे लगता है कि जब भी हम वाराणसी की तरफ जाएंगे उसके 6 महीने तक पर्यटन मंत्रालय की इतनी तैयारी कर ले कि हम हर दिन उसको फ्लैश करते रहे कि नहीं, ये ओपन एरिया है, ये सेफ जोन है, ये डेस्टिनेशन है। काम आप ही करिए, हम बुकिंग नहीं करेंगे, हम संपर्क नंबर लेकर, मगर इतनी गारंटी दे वो दोनों साइड से रहे कि वहां पर भी वो फेक जानकारियां ना हो। फिर ये सबसे बड़ी चुनौती होगी कि एक जगह भीड़ इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। ये सब, इस समय पैसा कमाना जरूरी नहीं है, इस समय जरूरी है कि हम एक जगह पर लोगों को इकट्ठा ना होने दें। तो इस पर सिस्टम पर 10 राय हो सकती है। मैं आपसे भी राय मांगूंगा कि मेरा विचार ऐसा है, बल्कि जो मुझे सुन रहे हैं मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, यदि आपके मन में कोई मेरे से बेहतर भी सोच हो सकती है ना, तो और क्या कर सकते हैं। आज की तारीख में देश का वो व्यक्ति
जो कल तक विदेश जाता था वो संख्या बहुत बड़ी है। वो अब देश के भीतर रहेगी, बाहर नहीं जाएगी, लेकिन वो घूमना चाहेगी, सुरक्षित घूमना चाहेगी। तो उनके मन में भी अगर कोई सुझाव हो कि सरकार को क्या और करना चाहिए, मैं अपनी तरफ से और मंत्रालय की तरफ से ये जरूर कर सकता हूँ कि इन आने वाले 1 महीने में हम यानी ना कोरोना से जैसे ही हम इस रिंग से बाहर आएंगे, उसके पहले हमारे पास में इतनी तैयारी होनी चाहिए कि देश का कोई भी व्यक्ति अगर हमसे जानकारी चाहे तो हम उसको कोई कहे हमें अरुणाचल में जाना है तो मैं अरुणाचल के नक्शे में ग्रीन लाइनें डाल दूं कि ये सेफ जोन है, इनमें जो स्थान है, इन स्थानों के नंबर ये हैं, संपर्क के स्थान ये हैं, सरकार के ये हैं, और अगर कोई उसका स्टेक होल्डर प्राइवेट है तो उसके नंबर भी ये हैं। ये दोनों है, आपको दोनों से टैली करना तो आप टैली कर लीजिए और आप जाइए। और आप अगर हमारे उस पर जैसे कि ऐप है हमारा आरोग्य सेतु ऐप है, अगर ये आपके पास है तो आप वैसे भी आपकी जानकारी है कि आप कहाँ पर है। आप ऐसे किसी ऐप से के बारे में भी हम लोग सोचते हैं कि अगर कोई टूरिस्ट हमको रजिस्टर करता है तो हमें उसकी कम्युनिकेशन भी ध्यान भी रहेगा कि इसकी लोकेशन क्या है, और वो हमसे कोई मदद चाहे तो हम उसकी मदद कर पाए उस सब के बावजूद भी। तो मुझे लगता है कि राज्यों से भी हमने सहमति दी है कि हम क्या एक प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं जो चुनौती के रूप में हम लोगों को दिख रही हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास में और भी अच्छे आइडियाज होंगे, तो मैं चाहूंगा आपके माध्यम से कि वो हमें दें, हम उसको जरूर इम्प्लीमेंट करें। बिल्कुल सही बात है कि भाई सजेशंस जितने ज्यादा आएंगे वो ज्यादा एक्सप्लोर होंगे और नई चीजें निकल करके आएंगी। एक जो पोस्ट कोविड एरा जो हम लोग अभी एक प्री कोविड एरा था, हम ये मान के चल रहे हैं कि एक पूरी लाइफस्टाइल में चेंज दिखाई देगा हर किसी के प्री और पोस्ट कोविड एरा में। तो पोस्ट कोविड एरा में टूरिज्म में क्या बदलाव दिखाई देंगे, किस तरह की चीजें, जैसे आपने कहा ना कि जब हॉस्पिटलिटी जितने भी है, चाहे वो होटल्स हों या दूसरे जो भी रिजॉर्ट्स हैं, वो कहीं ना कहीं अब सेफ्टी मेजर्स पे ज्यादा काम करेंगे। वो हो सकता है कि आपको थर्मल स्कैनिंग भी करें, बाकी चीजें भी करें। तो इस तरह के और क्या चेंजेस देख रहा है टूरिज्म की आने वाले वक्त में, अब जब हम रीस्टार्ट करेंगे फिर से तो ये चीजें हम नई सिरे से शुरू करेंगे? हमने स्लोगन तो वही दिया है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था लाल किले से, आओ देखें अपना देश। उसी प्लेटफॉर्म का हमने बल्कि सोशल मीडिया पर माई गॉव पर भी हमने कहा है कि हम एक बार न्यू जनरेशन के बारे में भेजें कि आपको इसका मोनो कोई ऐसा अट्रैक्शन वो बताइए, जैसे इंटरव्यू इंडिया है ऐसे आओ देखें अपना देश। इस प्लेटफॉर्म को फिर हम इसी को इंफॉर्मेशन का सेंटर इसी के नीचे बनाना चाहेंगे, दोनों तरफ का कम्युनिकेशन इस पर हो। और जो बात आप कह रहे हैं उस पर हम लोगों का फोकस यही है, यदि कोई होटल है तो राज्य सरकारों को मैंने जो पत्र लिखा है उसमें इस बात का उल्लेख मैंने किया है। मैंने कहा है कि क्या आपकी तरफ से कोई बनेगी आईसीएमआर की गाइडलाइंस को पालन करते हुए कोई होटल है जिसमें 15 कमरे हैं, 15 में से 5 वो कहे कि साहब नहीं हमारे पास में ऐसे 5 कमरे हैं, यदि कोई मरीज भी आए तो हम उसको सेपरेट रखने का हमारा प्रबंध है, उसका भोजन सप्लाई करने वाले अलग होंगे, लिफ्ट है तो एक सेपरेट लिफ्ट होगी। जैसे हम लोगों ने जो हमारे आईटीटीसी का होटल है अशोका, तो सम्राट में डॉक्टर्स रुक रहे हैं, अशोका में हम लोगों ने बाकायदा 2000 पैकेज पर डे लगातार अभी हम दे ही रहे जो डॉक्टर्स को जा रहे हैं। लेकिन हमने एक फ्लोर को पूरा एक लिफ्ट और एक फ्लोर कि हमने उसको सेपरेट करने की कोशिश की है कि हमारा अगर भोजन सप्लाई करने वाला कोई बेटर होगा तो वो भी क्या पूरे यूनिफॉर्म में या पीपी किट की स्टाइल में जाए, सिर्फ उसी फ्लोर पर वो करे। तो ये जो इसके लिए सर्टिफिकेशन का भी की जरूरत पड़ेगी। अब राज्य और केंद्र से मिलकर हमें कोई फॉर्मेट अभी बना लेना चाहिए, एंड टाइम पर हम ना बैठे रहे, नहीं तो यात्री सफर होगा। तो इस लेवल पर हमारा काम शुरू हो गया। इसमें भी अगर किसी का कोई सुझाव है तो उसे जरूर देना चाहिए। एक आपने हेल्पलाइन शुरू की कि विदेशी पर्यटक जो देश में फंसे हुए हैं उनको जिस तरह की दिक्कतें आ रही है आप एम्बेसी के साथ उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, लेकिन क्या हमने ये आंकड़ा भी जुटाने की कोशिश की है कि विदेशों में जो हमारे यहाँ से पर्यटक गए थे, फ्लाइंग पूरी बंद होने के बाद क्या वहां कितने फंसे हुए हैं और उन्होंने किस तरह से वापस आने के लिए प्रयास किए और सरकार उसके लिए क्या कर रही है? विदेश मंत्रालय के पास पूरा डेटा है, क्योंकि ये फैसला उच्च स्तरीय फैसला ही होना है कि हमें किस देश से लोगों को लाना है या किस देश को वापस भेजना है। पर डेटा 100% है, कम्युनिकेशन में है, लोग लगातार उनसे बात भी करते हैं कि आपको धीरज रखनी होगी, आपको इतने दिन बाद हम यहाँ से निकालेंगे। एक फेज था 24 के बाद में फिर कोई एंट्री हमने ली नहीं है कि हम वहां से सामान के अलावा कोई देश में वापस नहीं आया है। और इसलिए मुझे लगता है, लेकिन सबकी जानकारी है, विदेश मंत्रालय से कम्युनिकेशन बिल्कुल प्रॉपर है। देश में जो विदेशी पर्यटक थे अब उनकी वापसी शुरू हुई है, एक एक करके वो वापस जा रहे हैं और उसका एक सिस्टम सरकार ने बनाया है, उसके विस्तार में तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन कम्युनिकेशन पूरा है कि कौन कहाँ पर है
उसको कब लाना ये फैसला सरकार करेगी। जी जी, मतलब हमारे जब जो लोग हैं उनको लाने की पूरी तैयारी है, लेकिन आगे पीछे कभी हम प्लान करेंगे जब उनको लेकर के आएंगे। एक कहीं ना कहीं इस बीच में ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि जो टूरिस्ट वीजा पर गए हुए लोग हैं उनको लेकर भी कई तरह के सवाल आ रहे हैं, इसमें भी सवाल आ रहे हैं कि उनके एक्सपायर हो रहे हैं या उस तरह की चीजें हो रही हैं, तो सरकार उनके लिए क्या उनके वीजा एक्सटेंड कर रही है या उन्हें फ्रेश एप्लीकेशन करना है या किस प्रोसेस के तहत गुजरना है? होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस आ गई है, शायद आपकी जानकारी में भी होगा कि देश के भीतर जितने भी लोग वीजा पर थे उन तमाम लोगों को वीजा को ऑलरेडी 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। जी, एक और सवाल, ये जो ये गिरीश खन्ना जी हैं, ये पूछ रहे हैं कि आपने जब मिनिस्ट्री संभाली थी तो आपने कहा था कि हम देशों के साथ वीजा की जो प्रोसेस है उसको थोड़ा सा हम सरल बनाएंगे, चाहे हमारे देश में आने वाले लोग हों या हमारे देश से जाने वाले लोग हों, टूरिज्म के लिए ये जरूरी है। तब ये पोस्ट कोविड में ये अगर मैं इंटरनेशनली बिजनेस के हिसाब से देखें तो अब बड़ा चैलेंज होगा इसको सरल करना। देखिए 171 देशों को हमने ई वीजा की सुविधा दी है, और अभी जब मैं आंकड़े देख रहा था तो अभी भी ई वीजा में इस दौर में भी हमारा जो ग्रोथ था वो 66.8% था, क्योंकि स्वाभाविक है जो देश में बाहर से आए होंगे उस कारण से। तो इस हालत में भी मतलब ये बड़ी आश्चर्यजनक आंकड़ा है कि ई वीजा की ग्रोथ 6.8% एबव है, बाकी तो पीछे गई है लेकिन ई वीजा की है। तो जो मित्र हमारे पूछ रहे हैं मैं उनसे एक बड़ी विनम्रता के साथ कहूंगा कि आप भी भारत के नागरिक हैं। स्वाभाविक है कि पहले चीन हमारे, जैसे उदाहरण के लिए चीन हमारा फोकस एरिया था, हम सोचते थे कि चीन से लोग ज्यादा आएंगे तो हमारा जो टूरिस्ट की संख्या है वो बढ़ जाएगी। लेकिन अब चीन का आदमी आएगा तो आप स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, ये अभी मुझे लगता है कि जल्दबाजी होगी। लेकिन हाँ, गुणदोष के आधार पर ई वीजा की सुविधा है, ई वीजा की सुविधा रहेगी, हम किसी को तकलीफ नहीं देंगे। लेकिन भारत सरकार इस बात का फैसला करेगी कि किस देश के पर्यटकों को हमें यहाँ पर सुविधाजनक तरीके से आने देना है, उसके बारे में हमारे रिजर्वेशन स्वाभाविक है कि होंगे, और हमारे क्या होंगे, दुनिया के तमाम देशों के होंगे। तो ऐसी स्थिति में एक बार आज की तारीख में इस पर मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। लेकिन हाँ, जो विदेशी पर्यटक है वो पहले भी हमारा अतिथि था, आज भी अतिथि है, हमारा बर्ताव उसके प्रति भगवान की तरह होगा। और आप विश्वास करिए कि हम वो देश के लोग हैं कि प्रधानमंत्री जी ने वसुधैव कुटुंबकम का जो मंत्र था उसको साकार किया है। हमारी क्षमता नहीं थी कि हम दूसरे लोगों को दवाइयां पहुंचाएं, लेकिन लोगों ने मांगा और इस देश ने दिया। ये हमारी भारतीय संस्कृति का संबल था, और उसके करने का शायद प्रभु हमको फायदा दे रहा है कि हमारी दुनिया में सबसे बेहतर लोगों में है। हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं पर्याप्त हैं, ये तो कोई कह नहीं रहा, लेकिन यहाँ के लोगों का जो दिल है, जो उनका संयम है, जो उनका संकल्प है, ये बड़ा है। और मुझे लगता है कि जो हमारे मित्र सवाल पूछ रहे हैं वो मेरी बात को समझ रहे होंगे। आप मानकर चलिए हम किसी अतिथि को अतिथि के तौर पर स्वीकार करेंगे, लेकिन देश की कीमत पर। जी बिल्कुल सही बात है, देश की कीमत पर स्वीकार करेंगे। एक मुझे लगता है कि इसको अगर मैं अपॉर्चुनिटी के तौर पर बात करूं, जैसे पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री कह रही है कि भाई इंटरनेशनल टूरिज्म तो अब ये मान के चलिए कि सिर्फ वही जाएंगे, या तो स्टूडेंट्स जाएंगे जो बाहर पढ़ रहे हैं या फिर वो जाएंगे जो वहां काम करने जा रहे हैं। इसके अलावा भी टूरिज्म इंटरनेशनली दोनों तरफ से बंद होगा। तो जो टूरिस्ट जो पैसा विदेशों में लेके इंडियन टूरिस्ट जा रहा था उसको कहीं ना कहीं डोमेस्टिक में यूज कराने के लिए सरकार किस तरह से उनको, जैसे एक बात आपने कही कि हम वो एरिया चिन्हित करेंगे कि ये आपके लिए ग्रीन एरिया है, पूरा आप जा सकते हैं। दूसरे ऐसे क्या तैयारी है जिससे कि जो हमारा डोमेस्टिक टूरिज्म है वो वापस एक तरफ खड़ा हो और उसका फायदा टूरिज्म इंडस्ट्री? मुझे लगता है कि मैं आपसे भी एक निवेदन करूंगा। मैंने भी कुछ आंकड़े अभी मंगाए हैं, इसलिए आज मैं उनको आपके सामने उनको बात नहीं कहूंगा। हमने ये देखा कि जो विदेश जाने वाला भारतीय है वो संख्या बहुत बड़ी है। यदि आपके इन दो हिस्सों को छोड़ भी दे तो घूमने वालों की संख्या बहुत बड़ी संख्या है जी। और ये इनके रुचि के विषय, ये किस राज्य के हैं, किस एयरपोर्ट से कहाँ देशों में गए हैं, ये आंकड़ा अभी आना बाकी है। मुझे लगता है कि हम उनको ये ऑफर करेंगे कि जो चीज आप वहां देखने जाते थे वो नॉर्थ ईस्ट में है। उदाहरण के लिए मैं जरूरी नहीं मानता, मुझे पता नहीं कि वो क्या जानते हैं, लेकिन हम उस पर भी काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि देश के मीडिया को भी इस पर काम करना चाहिए कि जो लोग विदेश जा रहे थे, आखिर प्रधानमंत्री जी ने जब कहा था कि देखो अपना देश, उसके पीछे लॉजिक यही था कि आप जो चीज बाहर देखने जा रहे हैं वो देश में है, लेकिन आप कभी नॉर्थ ईस्ट गए नहीं। और आज की परिस्थिति में तो नॉर्थ ईस्ट सेफ जोन बन के निकला है।
तो हम उनको वो चीजें पहले बताएंगे कि जो चीजें आप घूम कर आए वो हमारे पास यहाँ उससे बेहतर है। तो मुझे लगता है कि ये रास्ता निकलेगा, और जो चीजें उसके बीच के कम्युनिकेट करने की है या लिंक करने की है, उसके बारे में आपसे कह चुका हूँ कि उस पर हम कोशिश कर रहे हैं। और मैं देश के लोगों से और आप जैसे मूर्धन लोगों से जो लगातार संपर्क में रहते हैं, मैं चाहूंगा कि आप अपने सुझाव बिल्कुल बेहिचक दीजिए। सरकार खुले मन से इन बातों को स्वीकार करेगी। बिल्कुल सही बात है सुझाव, लेकिन एक जो आप कह रहे हैं ना कि ये चीज वहां जो एंड यूजर है, जो मतलब टूरिस्ट है, वहां तक पहुंचाना सबसे बड़ी चुनौती, कि उन तक वो मैसेज पहुंचे। और दूसरा, किस तरह से उनको मैं जिसको कहें कि टूरिज्म सर्किट, जो एक अपने देश में एक सिस्टम हमेशा रहा कि आप अगर यहाँ जा रहे हैं तो यहाँ से ये पूरा सर्किट पूरा करके आइए, आप 5 दिन में 7 दिन में इतना घूम लेंगे। तो क्या इस तरह की भी प्लान करके सरकार देगी? वो तैयारी है, वो मैंने आपको पहले कहा कि वो तैयारी में ही हम तुम्हें कि जैसे नॉर्मलसी के पहले तक हमें इन कार्रवाइयों को पूरा करना, हमें ये इवन विज्ञापन के जो हमें चीजें दिखानी भी है, सोशल मीडिया से डालनी है जो भी, या हमें आपके उस पर आकर कहना है, तो हम बाकायदा आपको नक्शा उपलब्ध कराएंगे, हम आपको साइट्स उपलब्ध कराएंगे कि ये है, आप पहले चेक कर लीजिए, कमी बेसी है तो आप भी लिखिए इस पर। तो मुझे लगता है, और एक बात तो इस देश ने साबित कर दी है कि गरीब से गरीब आदमी को भी अनाज पहुंचाने में जिस प्रकार से कम्युनिकेशन या भारत सरकार के कोई भी दिशा निर्देश जिला स्तर से लेकर केंद्र तक के आम आदमी तक पहुंच गए हैं, इसका मतलब हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम तो ठीक है। कम्युनिकेशन सिस्टम तो बिल्कुल ठीक है। एक इसके जो कोविड, टूरिज्म, और तीसरा आपका आ जाता है संस्कृति। तो कहीं ना कहीं इसका जो एक मेल, मैं कहूं कि आफ्टर कोविड अगर लोगों की लाइफस्टाइल बदलेगी तो उसका हम कल्चरल बिहेवियर पे क्या फर्क पड़ेगा। जैसे आज हम अगर बात करें तो आज हम वापस ये कह रहे हैं कि लोग अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करें, और लगातार लोग आयुर्वेद और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आयुष मंत्रालय की एडवाइजरी उसको फॉलो भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप लोगों को वापस बैक टू बेसिक्स पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मेरे जैसे लोग तो खुश हैं। मैंने तो आपको पहले ही कहा कि हमारी जीवन, भारतीय जीवन शैली, उसने दुनिया में धाक जमाई है। तो जो बीच में एक वर्ग था, थोड़े से कड़े शब्द बोल रहा हूं, हमारी मान्यताओं को चुनौती देने का दुस्साहस किसी ने नहीं किया, हमारी मंत्र शक्ति का, हमारी जीवन शैली का, लेकिन उसके मूल्य घटाने के षड्यंत्र जरूर इस देश में होते रहे, उनको जवाब मिला है। हम तो अपनी जगह पर ठीक है, सरकार जो कह रही है वो ठीक है, आप जो कह रहे हो मुझे आपके बारे में भी जानता हूँ, आप अपनी जगह पर ठीक है। और इसलिए मैं पत्रिका को धन्यवाद दूंगा कि देखिए, हम लौट कर नहीं आ रहे हैं, हम तो अपनी जगह पर ठीक थे। जिनने हमको हमारी मूल्य, अरे मत किसी के 100 दाए में जाने के बाद नहाने की क्या जरूरत है, ये जो कहने वाले लोग थे, जिनने हमारे मूल्य को कम करने की कोशिश की, जवाब उनको है। अरे घर के बाहर जूता उतारने का क्या मतलब है, ये तो बहुत बेकार भाई तरीका। अरे जूता क्यों उतारना है, अंदर बैठना है जूता पहनकर। अब आप डॉक्टर कह रहा है कि सबसे पहले किसी से ही संक्रमण होता है, अब वो ठीक है। मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें क्या, नमस्ते तो खैर और पहले ही शुरू हो गया था, हमने शुरू नहीं किया, देश से बाहर से शुरू हुआ था। तो मुझे लगता है बहुत छोटी चीजें हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति का कोई भी तत्व विज्ञान से बहुत ऊपर है। बस ये है कि हमने हर चीज को धर्म के मार्ग से लोगों को बताने की कोशिश की थी, और लोगों ने शायद उसका मजाक उड़ाने की कोशिश की है, लेकिन हमारी बातों को कभी चुनौती नहीं दी गई। हम रोग के निदान की बात तो बाद में करते हैं, हम तो रोगी ना हो इसकी चिंता पहले करते हैं। और इसलिए मुझे लगता है चाहे योग हो, इसलिए मैंने आपसे कहा ना कि वेलनेस टूरिज्म भारत की धरती पर इतनी तेजी के साथ वापस आएगा कि शायद ये जो जिन घाटों की बात, आर्थिक घाटे की बात की जा रही है, देखिए 4-6 महीने जो नुकसान होना है उसको तो कोई रोक नहीं सकता, ये तो सब जानती है, दुनिया जानती है। लेकिन भरपाई की स्पीड उससे कितनी गुनी होगी, मुझे लगता है कि इसका आकलन लोग कर नहीं पाएंगे। बिल्कुल सही बात है कि वो आकलन अभी सोच ही नहीं रहे हैं कि जिस तरह से कल अमूल के एमडी हमसे ये कह रहे थे कि लोग भले ही अभी डरे हुए हैं अगले 4 महीने 6 महीने के लिए, लेकिन 6 महीने बाद ये हिंदुस्तान है, ये वापस निकलेगा और वापस खड़ा होगा और पूरी ताकत के साथ खड़ा होगा। तो मंदी जैसी बातें बोले हिंदुस्तान में नहीं चलती है 4-6 महीने की केवल बातें। मुझे लगता है वही चीज आप भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम उसी तरफ जा रहे हैं, उसी दिशा में जा रहे हैं कि 4-6 महीने का एक फेज है, उसके बाद हम निकल करके फिर बाहर आएंगे और खड़े होंगे। तो उसमें वही चीज है कि हमने जैसे कहा कि वेलनेस टूरिज्म है एक हमारा जो कल्चर है, चाहे हम केरला के पंचकर्म की बात करें या हम आयुर्वेदा की बात करें, उसके साथ साथ ऐसे कौन से एड ऑन प्रोजेक्ट्स जो हैं जो कहीं ना कहीं अब इंडिया देखो में दिखाई देंगे। जैसे
अभी तक इंडिया देखो में हम मोन्यूमेंट दिखा देते थे कि मध्य प्रदेश का दिल देखो आप, ये देखो वो देखो। अब वेलनेस प्रोजेक्ट भी आप दिखाओगे कि वेलनेस देखो, और क्या दिखाएंगे आप संस्कृति के साथ और टूरिज्म को मिला? मुझे लगता है कि तिब्बती जो चिकित्सा पद्धति है, जो हमारी पहाड़ी हिमालयन स्टेट्स की है, वो इवन बाबा रामदेव जी का जो अपना हरिद्वार से लेकर इनका जो तरीका है वो है। नॉर्थ ईस्ट में जाइए तो उनकी अपनी चिकित्सा पद्धतियां हैं जिसकी लोगों को जानकारियां नहीं है। तो मुझे लगता है कि इन सब अब सर्किट का स्वरूप बदल जाएगा, वो व्यक्ति नहीं होंगे। अब वो भारतीय जीवन पद्धति की या जीवन शैली की या चिकित्सा पद्धति की या वेशभूषा की या भोजन की, मुझे लगता है कि जहां तक हमने सुविधाएं बढ़ाई थी, ये हम प्रकृति के शिकार थे। प्रधानमंत्री जी ने जो अभी बात कही है कि ये तो प्रकृति थी, कि हम मूल प्रकृति हमारी ये है कि हम अब कम सुविधाओं के साथ जीने के आदी हैं, और ये भारत ने साबित कर दिया। अब उस किसी को दुनिया को कोई भ्रम नहीं रहेगा, हमको भी नहीं रहेगा, हमारे बच्चों को भी शायद जल्दी समझ में आया, शायद नहीं तो समझ नहीं पाते। वो समझ गए कि नहीं, जीवन इसी को कहते हैं, परिवार इसी को कहते हैं। विकृतियां कुछ हम में सब में आई थी, हमने कुछ ज्यादा आडंबर ओढ़ रखे थे, हमने ज्यादा सुविधाओं के चक्कर में हम पड़ गए थे, तो वो विकृति से हम मुक्त होंगे। संस्कृति हमें साबित कर दी कि हमारे पास 2 रोटी है, कोई भूखा खड़ा है तो एक मुझे उसे देनी है, एक मुझे खानी है, जरूरत पड़नी है तो दोनों देनी है, मेरे पास तो कल खाने के लिए है। तो ये भी हमने साबित कर दिया। तो मुझे लगता है इन चीजों की भी चर्चा हमको भविष्य, अब लोग देखने के लिए आएंगे। जो हमारा मजाक उड़ाते थे कि हम गरीब लोग हैं, हम तो बड़े राहल लोग हैं, हमारे यहाँ अत्याचार ही होता है, हमारे यहाँ तो गड़बड़ ही होता है, ये मैंने जब मंत्रालय संभाला था तब मैंने कहा था कि परसेप्शन हमारी गलती से खराब हुआ हो तो हम अपराधी हैं, लेकिन सब जगह ऐसा नहीं हुआ। कई जगह परसेप्शन योजना के साथ बिगाड़ा गया, भारत की छवि को बिगाड़ने की जो गलती की गई है, जो बात मैंने आपको पहले कही है, मुझे लगता है हम इससे भी बाहर आएंगे, ये मेरा भरोसा है। बिल्कुल सही बात है कि हम परसेप्शन को वापस बिल्ड कर रहे हैं कि हम स्ट्रांग हैं और हम पूरी दुनिया में इस समय कोविड के खिलाफ मजबूती से खड़े हुए हैं। इन सब चीजों में एक बार बार वही बात घूम करके फिर आ जाती है। जैसे मैं अगर उत्तराखंड की बात करूं, 4 धाम यात्रा पूरे आधे उत्तराखंड का एक फाइनेंशियल बजट तय कर देती है। वहां रहने वाले लोगों को अगले 1 साल का इंतजाम, मैं जब पिछली बार गया वहां इकोनॉमी को समझा, तो वहां ये कि जैसे ही ऋषिकेश से ऊपर चलो तो उनकी जो पूरी दुनिया है वो सिर्फ 4 धाम यात्रा पर है कि ये 4 महीने 5 महीने वो कमाते हैं और साल भर बैठ करके खाते हैं। तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए एक बड़ा मुश्किल का वक्त होगा, और उसके लिए कैसे, चाहे वो टूरिस्ट के साथ साथ, टूरिस्ट नहीं जा पाएगा तो गाइड का क्या होगा, क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है कहीं भी। अगर मैं दूसरे लोगों की बात करूं, वो ड्राइवर्स जो गाड़ियां चलाते हैं उनके लिए कोई इंतजाम नहीं है। तो ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री से इफेक्टेड होंगे, उनके लिए क्या? देखिए, दो पक्ष है उसके, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं इस बात को भी इंगित करना चाहता हूँ कि हमारे गाइड रजिस्टर्ड नहीं होते, हमारे गाइड पढ़ते नहीं है। हमने तो इसी कोरोना के घटना के पहले ही ऑनलाइन गाइड की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन कोर्स शुरू किया हुआ है 11वीं पास बच्चों के लिए, कि आप घर बैठे 3 महीने में करिए, और उसके बाद में अगर आप अपग्रेडेशन चाहते हैं तो मुफ्त में हम आपको ट्रेनिंग कराएंगे हमारे इंस्टीट्यूट में। लेकिन आप रजिस्टर्ड गाइड बनिए, ये मन मर्जी की बातें मत करिए, ताकि आपसे कोई बात करे तो वो तथ्यात्मक बातें सामने जानी चाहिए। लेकिन गाइड रजिस्टर्ड नहीं है, ये आप भी जानते हैं। दूसरा, ड्राइवर्स के साथ भी ऐसे, हमने कहा था ड्राइवर्स को ट्रेनिंग लेनी चाहिए, ड्राइवर्स का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। मोनो ले लेते हैं और उसके बाद कब डेट खत्म हो गई उसका पता ही नहीं चलता है। तो ये चीजें मैंने शुरू की थी कोरोना के पहले ही, कि इन सबको वाश आउट करके एक नए सिरे से देना। तो हमने वो ऑनलाइन काम अभी जारी रखा है। लेकिन जहां तक सवाल 4 धाम यात्रा का है, मुझे लगता है प्रभु कृपा करेंगे, अभी पट खुले हैं आज केदारनाथ के, 15 दिन बाद बद्रीनाथ जी के पट खुलेंगे, और तब तक महीने भर में अगर हम इस आपदा से बाहर आते हैं तो 4 धाम के लोग तो मुझे लगता है कि उन पर तो कृपा हो सकती है, दर्शन कर ही लेंगे, जाते जाते पट बंद होने से पहले दर्शन कर लेंगे। एक वही बात आ रही है जो आपने अभी कही कि जो रजिस्टर्ड गाइड है वो उनकी संख्या बहुत कम है। उसके पीछे एक मुझे जो मेरा व्यक्तिगत सवाल है ये, कि जब मैं जाकर देखता हूँ किसी भी मोन्यूमेंट्स पे, अगर मैं रजिस्टर्ड गाइड को लेता हूँ तो उसके जो दाम होते हैं और जो अनरजिस्टर्ड गाइड है, दोनों के में 50% का अंतर होता है तकरीबन, कि वो महंगा होता है रजिस्टर्ड गाइड और वो बताता है मैं रजिस्टर्ड हूँ इसलिए मैं इतना लूंगा क्योंकि मेरी फीस तय है। दूसरा कहता है नहीं, मैं सब 250 रुपए में चलने को तैयार हूँ, तो मुझे 250 रुपए वाला ज्यादा अच्छा लगता है बजाय मैं 500 रुपए 700 रुपए दूं। तो इसको लेकर भी तो कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि रेट भी रीजनेबल लेवल पर आए और उनको काम भी पर्याप्त मिले।
मैंने मंत्री जब बना था तो मैंने एक बात कही थी कि धन से ज्यादा जरूरी है धारणा का बदलना पर्यटन के लिए, पैसे से ज्यादा जरूरी है परसेप्शन का बदलना। मुझे लगता है कि मेरी बात से धीरे धीरे लोग सहमत होंगे, और ये जो पैसे का फर्क है ये भी रहेगा नहीं, और तथ्य के साथ, सुरक्षा के साथ हर कोई जाना चाहेगा। हमारी कोशिश भी है कि हम उस एरिया को एक पारदर्शी ढंग से वो करें, लेकिन ये भी सच है कि यदि कोई रजिस्टर्ड है वो कोई गलती करेगा तो फिर उसको सजा देना आसान होता है। तो ये चीजें भी हमको समझनी पड़ेगी, पर मैं आपकी इन बातों से कोई नकार नहीं रहा हूँ। कोई ऐसी विसंगतियां जहां पर होगी तो उसको ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं। जी, एक और अभी एक यूजर पूछ रहे हैं कि कई मॉन्यूमेंट्स पर हम देखते हैं जो एंट्री फीस है वो कई बार हमें इलॉजिकल ज्यादा लगती है कि आपके जो दूसरे टूरिस्ट प्लेस हैं उनके बजाय एंट्री फीस ज्यादा, तो ये जो इसका जो तय करते हैं मानक, वो उसके पीछे ऐसा कौन सा फॉर्मूला होता है जिसकी वजह से एक इक्वेलिटी दिखाई नहीं देती कि भाई इसका हम ये मान के चलते हैं कि ये प्राइस इतना ही होना चाहिए इसका? नहीं, ऐसा कोई स्पेसिफिक अगर मुझे बताएंगे तो मैं दिखवा दूंगा। अब वो ताजमहल की बात कर रहे हैं या लाल किले की बात कर रहे हैं मुझे पता नहीं। अगर वो स्पेसिफिक उनको लगता है कि इनजस्टिस है तो उनको, मेरे ट्विटर हैंडल पर मैं खुद आपत्तियों को लेता हूँ और उसका निराकरण करता हूँ। जब मैंने शुरू में आया तो लोगों ने कहा साहब बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आप ऐसा कूपन क्यों कर रहे हैं, पर साहब मुझे तो साल भर में कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर किसी ने कोई आलोचना की तो जो मुझे जानकारी आई, गलती दिखी तो स्वीकार किया मैंने ट्विटर पर ही, ना आपकी बात से सहमत हूँ, मैं इसको ठीक करूंगा। अगर वो मित्र है तो उनसे कहिएगा कि वो मुझे भेजें किस बारे में उनकी आपत्ति है, मैं दिखवा लूंगा और उनको जवाब भी दूंगा कि क्या किस कारण से क्या हुआ। जी जी, एक अगर मैं ये कहूं कि अभी जो माहौल है उसमें कहीं ना कहीं संस्कृति मंत्रालय के तौर पर आपकी जिम्मेदारी महत्वपूर्ण हो जाती है, लोगों में भरोसा बनाने की, लोग इस भरोसे के साथ आगे बढ़े और एक जो बेसिक्स है जो चीजें उनके साथ हम कनेक्ट बने रहें, तो उसको लेकर के डिपार्टमेंट किस तरह आगे बढ़ रहा है? इस पूरे लॉकडाउन में हम संस्कृति मंत्रालय की अपनी उपलब्धता को साबित करने में सफल हुए हैं। उदाहरण के लिए चाहे वो सबसे बड़ा जो हिट कार्यक्रम था, हालांकि वो प्रधानमंत्री कार्यालय की रचना थी, संगीत सेतु, जिसने घर बैठे लोगों को और अच्छे बड़े बड़े मूर्धन कलाकारों ने उस पर हिस्सेदारी की। मैंने एक छोटा विरासत सेतु का शुरुआत की, गमछे से शुरू की कि किस राज्य में कौन सा अंग वस्त्र चलता है, वो ऐसा चला कि लोगों ने दिखाना शुरू किया। फिर हमारे जितने भी म्यूजियम्स हैं उनके पास में जो चीजें उपलब्ध थी उनने वेबिनार्स किए, यानी एक पर्यटन मंत्रालय ने 7 या 8 वेबिनार्स किए, संस्कृति मंत्रालय ने किए, संगीत अकादमी और एएसआई ने मिलकर अभी दूरदर्शन पर किया, और हमारे जितने म्यूजियम्स हैं वो चाहे हमारी अकेडमीज हो, सबने काम किया, क्योंकि हमारे पास तो पुराने मठ रखा हुआ भी बहुत है और नई जगह पर भी बहुत है। कला क्षेत्र फाउंडेशन चेन्नई तो झाड़ के नीचे क्लास लगती है, उनकी तो बिल्कुल सारी प्राकृतिक व्यवस्था है, उन्हें अपना नृत्य डाला। आज ही विश्व नृत्य दिवस है, आज मैंने सारे राज्यों के अपने ट्विटर पर अलग अलग वो डाले हैं। मैंने सबसे पहले सोनल मानसिंह जी का डाला है और उसके बाद में हर राज्य के नृत्य को मैंने आज ट्वीट किया है कि ये हमारे विश्व नृत्य दिवस पर मेरे राज्य मध्य प्रदेश की ये है, महाराष्ट्र का ये है, केरल का ये है, आसाम का ये है, तो ये डाले हैं। तो हमारे पास तो इतना खजाना है कि मुझे लगता है कि घर बैठे लोग अगर हमारी साइट्स पर जाएं तो 1 महीना कम पड़ जाएगा उनको एक साइट पूरा देखने के लिए। बिल्कुल सही बात है। एक अगर मैं आपके स्टेट में चलूं, आपके स्टेट की बात करूं, मध्य प्रदेश की, वहां पर पिछली जो सरकार थी, अब आपकी सरकार है, वहां पर पिछली सरकार ने राम पथगमन की बात की वहां पर। उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने भी कहा कि हम उसको आगे बढ़ा करके ले जाएंगे और जहां जहां से राम गए हैं उसको पूरा एक रास्ता हम बनाएंगे। अब इससे पहले की अगर मैं बात करूं, इससे पहले अगर हम जाते हैं, जब जगमोहन जी अटल जी सरकार में पर्यटन मंत्री हुआ करते तो उन्होंने कहा था कि हम बुंदेलखंड सर्किट डेवलप करेंगे जिसमें हम झांसी से लेके ओरछा राम के घर लेकर के आएंगे और राम के घर से हम आपको चित्रकूट घुमाते हुए वापस लेकर के आएंगे। तो ये जो अगर मैं सर्किट की बात करूं तो इस तरह के सर्किट को लेकर के सरकार गंभीर है या फिर ये केवल सर्किट बातों में आए और राजनीतिक कारणों से रिजेक्ट होते चले गए? आपको ये बात नहीं कहनी चाहिए। पिछले 5 वर्षों में जगमोहन जी की कल्पना से लेकर पिछले 5 वर्ष जो मोदी जी की सरकार के 5 वर्ष रहे हैं, दुनिया में हम 65वें स्थान पर थे। 5 साल में हमने वो यात्रा 34वें स्थान पर हम आ गए। अब ये जो 5 वर्ष है उसमें 34 से 1 की तरफ जाने की यात्रा है। ये महामारी है, ये हम जानते हैं। इस सब के बावजूद भी
मेरा जैसा व्यक्ति आश्वस्त है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। मुझे लगता है कि जिन सर्किट्स की आप बात कर रहे हैं वो सर्किट्स काम कर रहे हैं। स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत हमने उन कनेक्टिविटी के लिए राज्यों को पैसा दिया है जो लगातार चलता रहा है। फिर एक उसमें प्रसाद योजना है जिसमें हमने प्रमुख स्थानों को, जिसमें मंदिर है भी है, उन सबके जीर्णोद्धार का विश्व स्तरीय उनकी व्यवस्थाएं हम दे पाए, बेहतर से बेहतर कर पाए, ये उसका दूसरा रास्ता है। तीसरा रास्ता है, मुझे भले वो कल्चर मिनिस्ट्री में आता है हमारा पुरातत्व ASI का, तो उसमें 100 मॉन्यूमेंट, आदर्श मॉन्यूमेंट हम बना सकते हैं क्या। फिर बाद में आया कि 19 जो आइकनिक साइट से जो प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी उनको हम विश्व स्तरीय पहुंचा सकते हैं क्या। क्योंकि जो चीजें हमारे पास में है, हम अगर यूनेस्को की बात करें तो हम उनके पैरामीटर्स को पूरा करने वाले दुनिया में अकेले बचे हैं जिनके पास में चीजें बची हैं। और इसलिए हमारे पास अगर हमसे कोई 50 है तो 50 हम एक दिन में दे सकते हैं, लेकिन अब वहां नियम बन गया कि 2 साल में वो एक ही को ही एडजस्ट करेंगे। जयपुर को भी मिला है, अभी पिछले साल ही जयपुर शहर को मिला है। तो जब वो हमारे पास में सेक्रेटरी जनरल आई थी तो मैंने कहा आप हमारी सप्त नगरियों एक यूनिट मानिए, जो हमारी पुरानी सप्त नगरियां हैं उनको एक यूनिट मानिए, आप अलग अलग करके हमको मेला क्यों रहे, क्योंकि ये तो इतनी पुरानी है, उनकी कोई भी चीजें ऐसी नहीं है जो उस आपके नाम को फुलफिल ना करती हो, तो आप एक यूनिट मानिए, उन्होंने मना नहीं किया। तो मुझे लगता है कि हमने चीजों को कैसे रखना चाहिए ये भी एक सबसे बड़ी जरूरत होती है। इसलिए हमारे पास इतनी चीजें हैं भारत में, हमारी सांस्कृतिक धरोहरों की बेशकीमती हमारे पास में खजाना है। अब हम उसको जो पसंद करें उसको वही दिखाएं, इस पर हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। बिल्कुल हमको काम करना पड़ेगा। अगर जैसे आपने कहा नॉर्थ ईस्ट का एक पूरा अलग यूजर पैकेज हो सकता है कि भाई लोग जा सकते हैं वहां पर। राजस्थान अपने आप में मतलब किलों का प्रदेश कहा जाता है कि अगर आपको किले देखने हैं, विविधता देखनी है किलों के भीतर, तो आप राजस्थान आइए। तो वहां को लेकर कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं जिसमें कि हम एक ऐसा सर्किट की भाई आप इस तरह की चीज देखना चाहते हैं तो ये वाला सर्किट में जाइए, और इस तरह की चीज देखना चाहते हैं तो इस तरह के सर्किट में आप जाइए। जो सर्किट है वो सर्किट लगभग 12 है, उसमें इको सर्किट भी है, कृष्ण सर्किट है, राम सर्किट है, सूफी सर्किट है, आपका जितने भी हमारे रिजर्व फॉरेस्ट है उनका एक अलग सर्किट है, आपका जैन तीर्थ स्थानों का अलग सर्किट है। तो मुझे लगता है कि सर्किटों की संख्या पर्याप्त है, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा ना कि आपने भी कहा कि अब हमको रचना का स्वरूप तो बदलना पड़ेगा, खाली नाम के पीछे पड़े रहेंगे तो नहीं होगा। हम खाली अब राजस्थान पहले खुलेगा या दूसरा राज्य पहले खुलेगा, अभी तो यही चुनौती हमारे सामने है। इसलिए मैं समझता हूँ कि मैं आपके इस प्रश्न का सीधे उत्तर नहीं दे पाऊंगा। जी जी, गिरीश खन्ना जी कह रहे हैं, आपके पड़ोस की बात कर रहे हैं, आपकी पहले पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी भी रही है, खजुराहो पहुंचने का टिकट बहुत महंगा है, उनका ये कहना है कि तो इस तरह का उनका जो सवाल है, मैं उस सवाल को थोड़ा सा एक्सटेंशन दे रहा हूँ कि इस तरह की जो लोकेशन है, ठीक है वहां पर एक वायबिलिटी कम है बाय एयर की, तो टिकट महंगा होगा जेन्युइनली। तो वहां पर ऐसा कोई प्लान है कि इस तरह की जो छोटी छोटी जगह है जहाँ टूरिस्ट का एक अच्छा सेंटर बन सकता है, वहां कोई सब्सिडी प्लान या इस तरह का कुछ प्लान जो सरकार का है क्या? एविएशन कंपनी तैयार हो गई थी, अब ये दुर्भाग्य था, मैं समझता हूँ कि वो नहीं हो पाया, क्योंकि हमारा मत था कि सीधे कोई हवाई जहाज दिल्ली या मुंबई से खजुराहो पहुंचे, ये हमारी प्राथमिकता थी। और मुझे लगता है कि उस प्राथमिकता के कारण वो लोग तैयार भी हुए थे। मुझे लगता है खन्ना जी को आश्वस्त करिए कि आप खजुराहो के अच्छे दिन देखने वाले हैं। जी, मैं मध्य प्रदेश से ही उस बात को मैं थोड़ी देर में बस खत्म ही करने वाला हूं। मैं समझ रहा हूँ समय का एक अभाव है, लगातार सवाल इतने ज्यादा आ रहे हैं, मैं उनमें से कुछ ही ले पा रहा हूँ। एक आखिरी सवाल, चलिए मैं आखिरी सवाल लेकर के चलता हूँ कि 2 हिस्सों में सवाल है। एक तो ये कि जो मोन्यूमेंट्स लाइक दैट, जैसे हमारे अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश में भीमबेटका है, जंगल के भीतर है, यूनेस्को लेवल की साइट है, लेकिन वहां लोग पहुंच नहीं पाते हैं क्योंकि उसकी इतनी अवेयरनेस नहीं है, या वहां तक जाने का जो कनेक्टिंग रास्ता है उतना अच्छा नहीं है क्योंकि वो स्टेट के अपने पास है। तो इस तरह के मॉन्यूमेंट साइट्स को क्या टेक ओवर करेगा सेंट्रल? दूसरा, आप जाते जाते क्या संदेश देना चाहेंगे इस पूरी फर्टिलिटी को, जो आपकी इंडस्ट्री है, जो आपके अलाइड जुड़े हुए टूरिज्म से, तो वो कैसे अपना भरोसा मेंटेन रखें? मैं उनसे कहूंगा कि भारत एक सुरक्षित डेस्टिनेशन के तौर पर दुनिया के नक्शे में उभरेगा। उसके पीछे हमारे देश का एक विश्वसनीय और ऊर्जावान नेतृत्व है। आप जिस संस्कृति में पले बढ़े हैं, जिसको भले आपने कुछ समय के लिए दूर छोड़ दिया हो, उसकी मान्यता देश में भी स्वीकार हुई है और दुनिया में भी स्वीकार हुई है, आपने भी स्वीकार कर ली है। ये पूंजी थी और पूंजी है और ये आपको वापस करेगी।
तीसरी बात है कि जो भी आपकी चिकित्सा पद्धति है, दुनिया रोगों से लड़ने का काम करेगी। आप रोग पास में फटकने नहीं देते हैं, ये विधा आपके पास में है, लोग उसको लेने के लिए आपके पास आएंगे। और इसलिए देखो अपना देश, जो प्रधानमंत्री का आह्वान था वो आज भी सार्थक है। उन्होंने तो लाल किले की प्राचीर से कहा था, तब तो कोई कोरोना की बात नहीं थी। मुझे लगता है वो दूरदर्शी जो स्लोगन है उसके लिए लोग अपनी मानसिक रूप से तैयारी करें, लेकिन कब, जब कोरोना से हम मुक्त हो जाए तब। और उसके बावजूद भी फिजिकल डिस्टेंसिंग की चिंता करें, जहां पर भी हम रुकें हम वो तमाम तहकीकात करें जो हमें करनी चाहिए स्वस्थ व्यक्ति होने के नाते, और उनसे विनम्रता पूर्वक हम वो मांगे कि साहब हमको इस बात की आप गारंटी दीजिए, सुरक्षित चलें, सुरक्षित रहें, जहां जाएं उनको सुरक्षा के संदेश दें और इस भारत को घूमें। भारत में वो सब कुछ है जो दुनिया में आप देख सकते हैं उस देश के भीतर है, जलवायु से लेकर जीवन तक। और इसलिए मुझे लगता है मैं उनसे यही विनती करूंगा, आइए भारत में घूमिए, ये अवसर दिया है। और जब आप भारत घूम लेंगे तो बाहर जाएंगे तो आप भारत की बात करेंगे, तो आप हमारे एम्बेसडर की तरह काम करेंगे। बिल्कुल सही बात है कि भारत को देखो, आकर के भारत की विविधताओं को देखो, भारत के जो कल्चर्स हैं उनको देखें, और कहीं ना कहीं हम बैक टू बेसिक्स, जो बार बार बात आई है कि हम अपनी जड़ों की तरफ, रूट्स की तरफ वापस जाएं, हम अपनी संस्कृति को समझें, हम उन चीजों को समझें कि हम कहां से चल करके आए हैं। और कहीं ना कहीं अब जो हिंदुस्तान का टूरिज्म होगा वो अपने बेसिक, अपने रूट्स की तरफ जाते हुए लोगों को दिखाएगा, नई पीढ़ी को, कि हम कहां से निकल करके आए हैं। हमारे साथ जुड़े केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। हम फिर मिलेंगे। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पत्रिका कीनोट सलोन में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आप आए, आपने बात की, सवाल पूछे, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि अगर आप इसमें और भी जो चीजें जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करिए और जानिए कि आखिर संस्कृति और पर्यटन मंत्री ने किस तरह से इंडस्ट्री को लेकर के बात की है और किस तरह से इंडस्ट्री को और मजबूत बनाने की बात कही है। नमस्कार, धन्यवाद।